नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में भूस्खलन के चलते एक हादसा और 40 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू के लिए खास मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तक बताया जा रहा है कि आकर मशीन से 24 मीटर ड्रिलिंग पूरी हो गई है और सभी मजदूरों को कल या आज देर रात बाहर निकाले जाने की कवायद जताई जा रही है। तो उत्तरकाशी में आपको बता दें कि मिशन टनल जारी है। मजदूरों को रेस्क्यू ऑपरेशन मजदूरों का किया जा रहा है और इस बाबत मशीन से 24 मीटर से ज़्यादा जो ड्रिलिंग है वो कर दी गई है और बताया जा रहा है कि कल तक या फिर आज देर रात तक जो मजदूर फंसे हुए हैं अंदर, उनको बाहर निकाला जा सकता है। तो यमुनोत्री धाम जोड़ने वाली सिलक्यारा सुरंग में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और इस बाबत अभी तक आकर मशीन से 24 मीटर ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। 5वीं पाइप डालने की तैयारी की जा रही है। संभावना ये है कि देर रात तक या फिर कल तक सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाएगा और ऐसे में पल पल की अपडेट भी आप तक पहुंचाई जा रही है कि किस तरीके से उत्तरकाशी में जो मजदूर यहाँ पर सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने की कवायदें चल रही हैं। उसके अलावा आपको बता दें कि हालांकि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उन तक पहुँचाने के भी प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। उपेंद्र असवाल हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। उपेंद्र, सबसे पहले तो बताइए कि क्या आपको इस वक्त गतिविधियां वहां पे देखने को मिल रही हैं, क्या प्रयास हो रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है, कितना गतिवान है? मैं आपको बता दूं, जो ये अंगर मशीन जो कल यहाँ पे फिट हुई थी उसने लगभग अभी जो 24 मीटर जो 6 मीटर की जो 4 पाइप है वो अंदर तक पहुंच चुके हैं। 5वीं पाइप डालने की अंदर प्रयास शुरू हो गई है और लगातार जो यहाँ से बाहर से जो यूपी से और छत्तीसगढ़ से जो मजदूर यहाँ पे काम करते हैं, कहीं कहीं के उनके जो परिजन है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। उनसे भी हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हमारी बात कल भी उन जो अंदर मजदूर फंसे उनसे बात हुई थी और आज भी उनसे बात हुई है। और अगर देखा जाए काम की अगर बात किया जाए तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो कंपनी के जो लोग हैं वो लगातार एक रेस्क्यू पर लगे हुए हैं और अब कहीं ना कहीं अब ये समझ में आ रहा है, ये लग रहा है कि जल्द से जल्द वो लोग अब बाहर निकल जाएंगे। जिस तरह से ये मशीन काम कर रही है, जिस तरह से यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर जो टीमें बनाई गई है, जिस तरह से उनकी गतिविधियां देखी जा रही है, तो लगता है कि कल दिन दोपहर तक ये जो सभी लोग हैं एक सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी माननी पड़ेगी उपेंद्र की, जो सब्र का बांध होता है वो टूटने लगता है और ऐसे में उन 40 मजदूरों की ज़रा स्थिति समझिए कि जो एक काली अंधेरी गुफा के अंदर है, सुरंग के अंदर है। ऐसे में ज़रूरत का सामान उन तक नहीं पहुँच पा रहा है। 100 घंटे से ऊपर का ज़्यादा समय हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो प्रयासों में और गति आने की ज़रूरत है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि आज देर रात तक या फिर कल तक जो मजदूर हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन उनको सांत्वना देने की भी ज़रूरत है ताकि वो सब्र अपना ना खो दे और परिवार के लोगों को भी सांत्वना देने की ज़रूरत है ताकि वो भी ढांढस बांधे रखें। जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे जितने लेबर जो काम कर रही है उड़ीसा की और जो केरला की जो थी, उनकी लेबर कोर्ट से जो यहाँ पर उनका एक अधिकारी आया है, उन्होंने उनसे बात करी है, उनको सांत्वना दे रहा है कि तुम्हें किस तरह की अंदर कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप बताइए। तो उन्होंने उनसे जब बात करी तो उनका कहना है कि नहीं, हम यहाँ पर सुरक्षित है, हमें खाने की व्यवस्था भी यहाँ मिल रही है और जो चीज हम दवाई या कुछ ऐसी चीज है वो भी हमें लगातार मिल रही है। तो वो लोग बार बार जो उनके परिजन है तो उनसे हमारी बात हो रही है तो वो अभी तक संतुष्ट है, कह रहे हैं कि नहीं हम संतुष्ट है, हमारी बात हो गई है और वो अपने जो और साथी है उनसे भी बात करवा रहे हैं। तो जी बिल्कुल, लेकिन ये अभी तक अगर देखा जाए तो जो कहा जा रहा है कि करीब जो पाइप डाली गई है उस बाबत उनको बाहर निकालने के लिए अड़चन कहाँ पर है? इतना लंबा समय उपेंद्र, काफ़ी समय लग गया है। आखिर किस तरीके की चुनौतियां हैं जिसके चलते इतना लंबा समय लग रहा है? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं, जो आज तक जो इनकी काम जो यहाँ पे काम कर रहे थे वो कुछ भी जीरो था। जो कल वायु सेना द्वारा जो मशीनें नई मशीनें जो यहाँ पे आई है, परसों रात को जो पहुंची है, तो वो कल दिन तक 11-11:30 बजे तक वो फिट हो पाई है। उसके बाद उसने अपना काम करना स्टार्ट किया है। तो उसके बाद उसने अपने काम करना स्टार्ट कराया। तो कल से लेकर आज तक कई चीजें जो उनका प्लेटफॉर्म बनना था, कहीं उसी को जोड़ने में इनका काफी टाइम बीत गया था। पहले ये मशीनों से मलबा हटा रहे थे तो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। जितना ये मलबा हटा रहे थे उतना ही ऊपर से टूटता चला जा रहा था। ये जो स्पान है ये कम से कम 40 मीटर का था और उन्होंने
जैसे मलबा निकालना स्टार्ट करा तो वो फैलते फैलते 70 मीटर तक वो फैल गया है। तो अब सबसे पहले इन्होंने जो अंदर जो सुरंग को रोकने के लिए उसको पहले दीवार बनाई गई, उसको मलबे को रोकने के लिए वहीं इकट्ठा किया गया। अब उसके अंदर जो मशीन जो कल मशीन जो आई है, तो अंदर जो मशीन है इससे खुदाई करी जा रही है और इसके माध्यम से जो पाइप है वो मलबे के अंदर भेजे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब लगता है कि जल्द से जल्द इन लोगों को बाहर निकाल लिया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अभी अगर वहाँ पर जो रेस्क्यू टीम काम कर रही है उनसे अगर आपकी बातचीत हुई हो, जो अधिकारी वहाँ पे लगे हुए हैं, जाहिर है कि जो बड़े अधिकारी पूरी तरीके से नज़र बना के रखे हुए हैं। वीके सिंह भी वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने भी पूरी स्थिति का जायजा लिया था, निरीक्षण किया था। तो अभी क्या समय बताया जा रहा है कि मतलब अभी और कितना वक्त लगेगा? मतलब ये तो कहा जा रहा है कि देखिए आज रात तक या फिर कल सुबह तक, लेकिन क्या इसके चलते यही समय है या फिर ये समय का दायरा और बढ़ सकता है? अभी तक वहां पे मौजूद अधिकारियों का क्या कहना है जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसके प्रयास के तहत? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि जो अधिकारियों का जो कहना है कि जिस हिसाब से हमारा काम चल रहा है उस हिसाब से हम कल दिन तक, दोपहर तक या रात तक इन लोगों को बाहर निकालेंगे। अगर अंदर कोई या मलबे के अंदर हमारी कोई मशीन अगर कोई फंसी होगी या कोई गाड़ी अगर बीच मलबे में फंसी होगी तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा हमें कोई विलम्ब ना हो, अगर तो हम जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। अगर कोई ऐसी चीजें रास्ते में कोई मशीन की आई कोई चीजें आती तो उसे हमें अंदर जाके जो इनके एक्सपर्ट है वो अंदर जाएंगे, उसको काटेंगे, फिर जाके मशीन अंदर पाइप अंदर जाएंगे। तो ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगा कि कल या पर शाम तक या रात को तक निकाल पाएंगे, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। बिल्कुल, लेकिन और उपेंद्र, ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है मजदूरों को बाहर निकालने के लिए, एक बार ये दर्शकों को समझाइएगा भी कि किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। मतलब जो यहाँ पर पाइपलाइन बताई जा रही है उसका साइज और उसके साथ साथ अभी वो और कितनी दूर है मजदूरों से और किस तरीके से उस पाइप का इस्तेमाल करके उन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, ये पूरी एक जो तस्वीर है एक बार आप अपने जो हमारे दर्शक है प्राइम न्यूज़ के उनको जरा एक बार समझाइए ताकि उनको भी समझ में आए कि ये पूरी प्रक्रिया है जिसके तहत 40 मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है और वो समझ सकेंगे कि आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है। जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि जो ये पाइप है ये 6 मीटर का लगभग एक पाइप है। एक पाइप को अंदर ड्रिल करके भेजा जा रहा है, फिर उसके बाद दूसरा पाइप उसके पीछे उसको जोड़ा जा रहा है, वेल्डिंग किया जा रहा है, फिर उसको आराम आराम से अंदर भेजा जा रहा है। ये हर चीज का ध्यान रखते हुए किया जा रहा है कि वाइब्रेशन ज्यादा ना हो, ऊपर से मलबा ज्यादा ना टूटे, पाइप कहीं दबे ना, इसीलिए इसको बड़ी सावधानी से इसको कार्य किया जा रहा है। एक एक पाइप को अंदर भेजा जा रहा है, फिर उसको दूसरा पाइप को पीछे से वेल्डिंग किया जा रहा है, उसको ये टूटे ना, तो उसको भी अच्छी तरह से ये किया जा रहा है। जैसी जैसी पाइप ये 70 मीटर कम से कम 13 पाइप ये बिछने हैं, जैसी जैसी ये पाइप पूरे अंदर पहुंचेंगे उसके बाद एनडीआरएफ की जो टीम है उनमें से बंदे उनके अधिकारी ये अंदर जाएंगे, फिर वो अंदर जाके वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से उनको बाहर निकाला लिया जाएगा। तो इसी तरह से वो रेस्क्यू करके पाइप के माध्यम से सो के एक आदमी लेट के उसके अंदर से पाइप से बाहर निकल आएगा। बिल्कुल, लेकिन अब देखिए कोशिशें तो पूरी हो रही हैं कि किसी तरीके से इस प्रक्रिया के तहत जो 40 मजदूर हैं उनको बाहर निकाला जाए, लेकिन ये समस्या अभी हुई है, ये समस्या दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी हो सकती है उपेंद्र। ये परिस्थितियां आने वाले समय में भी देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरीके की परिस्थितियों से निपटने की भी तैयारी प्रशासन को, शासन को करनी पड़ेगी। और जिस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर ये जो सुरंग है वो दबी है जिसमें 40 मजदूर फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं कंपनी को लेकर भी अब अगर देखा जाए तो कुछ बड़े फैसले लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उन 40 जिंदगियों के बारे में और उन 40 जिंदगियों से जुड़ी हुई जिंदगियों के बारे में अगर सोचा जाए तो ये मसला बेहद गंभीर है। जी प्रियंका, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सबसे बड़ी जो कंपनी की जो लापरवाही है, सबसे पहले लापरवाही है जब ये इस तरह के जब कोई काम होता है तो दोनों पाइप होते हैं वो डाले जाते हैं, बड़े बड़े जो गार्डन पाइप होते हैं वो डाले जाते हैं। ये यही रही है कि उन्होंने दोनों साइड कोई पाइप नहीं डाले हुए हैं। अगर कभी कोई इस तरह की दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो जो मजदूर है, जो लेबर अंदर काम कर रहे थे, वो उस पाइप के माध्यम से बाहर निकल आते हैं। तो ऐसे यहाँ कुछ देखने को नहीं मिला। नहीं तो जो हमारे जो यहाँ पे इनके आला अधिकारी थे, जो यहाँ पे एक्सपर्ट थे, उन लोगों से हमारी बातचीत हुई, उन लोगों का यही कहना था कि सबसे बड़ी जो कंपनी की लापरवाही है वो ये लापरवाही है कि उन्होंने दोनों साइड जो उमर जो पाइप होते हैं वो सीमेंट के पाइप होता है, ये नहीं डाले हुए थे। अगर ये डाले हुए थे तो इतनी बड़ी नौबत नहीं आती। और इनका कहना है कि जहां तक भी हमारा काम स्टार्ट होता है, जहां तक काम चलता रहता है,
वहां तक हम इन पाइपों को बिछाते चले जाते हैं। फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जहाँ हमारा काम स्टार्ट होता है वहां तक हम ये पाइपें दोनों साइड बिछा के चलते जाते हैं। अगर कभी ऐसी अड़चने आ जाती है, कभी ऐसी दिक्कत आ जाती है, तो कोई ऐसी बड़ी ये नहीं होती है, तो लोग जो लेबर है, जो हमारी मजदूर है, वो उस पाइपों के माध्यम से बाहर निकल आते हैं। तो कंपनी की सबसे बड़ी कमी यही थी। बिल्कुल, और सबसे अहम चीज़ ये भी है कि जो कंपनी है जहाँ पे ये पूरा प्रोजेक्ट बनाने की जिसकी जिम्मेदारी थी, उसे इन परिस्थितियों के बारे में भी सोचना चाहिए था। उपेंद्र, वो इतनी तरीके से कैसे आश्वस्त हो गए कि इस तरीके का कोई घटनाक्रम नहीं हो सकता, और उन्होंने पहले से कोई ऐसी तैयारी नहीं की? क्योंकि आपने कहा कि दिल्ली से बाकायदा जो मशीनें हैं वो मंगवाई गई हैं और उस बाबत फिर ये काम शुरू हुआ है। तो सोचिए कि वो इतने आश्वस्त थे कि इस तरीके का घटनाक्रम नहीं होगा, जिसके चलते उन्होंने इस तरह की कोई व्यवस्था ही नहीं की। जी, मैं बता दूं कि इनको ये अभी तक जो यहाँ पे अधिकारी, जो इनके जो सुरंग अधिकारी थे, जो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो अभी तक मीडिया के सामने नहीं आया। पर भले ही जो अभी और अधिकारी जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो अभी रेलवे के है, उसके कई विभागों के जो या सुरंग एक्सपर्ट जो आया है, वही लोग अभी मीडिया के सामने रूबरू हो रहे हैं। वही लोग इन चीजों को बता रहे हैं कि ये जो यहाँ पे कंपनी के ऑर्गेनाइजर जो काम कर रही है, उनकी कोई अधिकारी अभी सामने नहीं आए। बिल्कुल, लेकिन जहाँ पर ये जो सुरंग है वो तैयार की जा रही थी, देखिए अभी और भी कई सारे उत्तराखंड में प्रोजेक्ट्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं, और कई बार इस तरीके के घटनाक्रम वहाँ से देखने को भी मिलते हैं, लेकिन इतने गंभीर तरीके से नहीं। तो क्या जो ये जगह सिलेक्ट की गई, जो जगह ये चुनी गई है सुरंग के लिए, क्या इस जगह में किसी तरीके की भौगोलिक कोई चुनौती थी जिसके चलते कहीं ना कहीं कंपनी के अधिकारियों को सोचना चाहिए था कि अगर वो इस पहाड़ पे या इस जगह पर सुरंग बना रहे हैं तो ये पूरी तरीके से जगह उस सुरंग के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए सही नहीं है? क्या इस दिशा में भी विचार किया गया था? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि जो ये सुरंग है, ये सुरंग कम से कम 2 साल पहले जो सुरंग इन्होंने बनाई थी, जो हिस्सा इन्होंने बनाया था, वो लगभग 2 साल पहले बनाया था। अच्छा, और हाँ। वही आज की डेट में टूटी है। तो कहीं ना कहीं कंपनी की लापरवाही, कंपनी की अनदेखी से ये कार्य हुआ है। पहले भी ये जिस जगह से ये मलबा आ रहा है, उस जगह पहले भी 30 मीटर 40 मीटर ये टूट चुका है। फिर भी कंपनी ने कोई सूद नहीं दी, जिसको खोलने के लिए कम से कम 3 माह लग गए थे। और उसी से देखा जाता है कि कंपनी की कितनी लापरवाह है और कंपनी कितनी लापरवाह से काम कर रही है। जी बिल्कुल, तो फिर अब ऐसे में अगर देखा जाए तो शासन का क्या एक्शन है? क्योंकि ये लापरवाहियां तो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। 40 जिंदगियां वहां पर फंसी हुई हैं, और उनके परिवार के लोगों का क्या हाल होगा उससे खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ऐसे में ये जो लापरवाहियां हुई हैं, इसके लिए अब प्रशासन और शासन क्या कुछ करने में जुटा हुआ है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र सर, अपडेट के लिए। यहाँ पे संपर्क टूट गया है, मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और ये अभी तक संभावना जताई जा रही है कि आज देर रात तक या फिर कल सुबह तक या कल तक जो मजदूर हैं उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। दरअसल चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो पाइपलाइन है उसको अंदर पूरा सेट किया जा रहा है ताकि उसी के सहारे मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। उत्तराखंड बीजेपी भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति सम्मेलन करने जा रही थी, लेकिन शादियों और त्योहारों के सीजन को देखते हुए इन सम्मेलनों को स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि चुनाव को लेकर कई सम्मेलन किए जाने हैं, लेकिन त्योहारों और शादियों के सीजन को देखते हुए अभी इन्हें स्थगित कर दिया गया है। अब ये सम्मेलन दिसंबर महीने में आयोजित किए जाएंगे।
देखिए, हमने पिछली बार लोकसभा चुनाव में 60% एक मत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। हमने वो मत प्रतिशत बढ़ाना है और मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए हमने सामाजिक क्षेत्र के हर वर्ग के साथ जुड़ने का, अपनी बात को और नीचे तक पहुंचाने का तय किया है। उसी के तहत हमने तय किया था कि हमारे जो अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधि हैं, जनजाति के जनप्रतिनिधि, उनके कार्यक्रम की तिथि हमने तय की थी। लेकिन इस बीच इगास है और हमारे अनेकों परिवारों में शादियां हैं, तो अब उसको हम दिसंबर फर्स्ट वीक में उस कार्यक्रम को करेंगे। थोड़ा उसमें तिथि पर और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ हैं। पवन दीक्षित जी, एक तरीके से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी सम्मेलन आयोजित नहीं किए जा रहे हैं। वजह यह है कि देखिए, शादियों का, त्योहारों का सीजन है। जो भारतीय जनता पार्टी है लगातार चुनाव की तैयारियों में जो संगठन की मजबूती को लेकर के कार्य करती रहती है। इसी वजह से उसके जो पार्टी के कार्यक्रम हैं वो सभी पहले से ही नियोजित रहते हैं। लेकिन इस बार तमाम त्योहार है, इगास है, छोटी दीपावली जिसे कहते हैं, उत्तराखंड में बड़ी बेहतर ढंग से उसको मनाया जाता है। तो इसको देखते हुए दीपावली का भी त्योहार भी अभी पूरा हुआ है, उसके बाद अन्य कार्यक्रम है, तो छठ पूजा है आज। तो इसको देखते हुए, क्योंकि पहले से ही तय था भारतीय जनता पार्टी के गढ़वाल और कुमाऊं में SC/ST के जो प्रतिनिधि वर्तमान में है जनप्रतिनिधि या फिर जो पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, उनका एक सम्मेलन आयोजित किया जाना था, जिसे अब पार्टी ने त्योहारों को देखते हुए इसको स्थगित करने का निर्णय लिया है और ये अगले माह यानी कि दिसंबर माह के फर्स्ट वीक में ये संपन्न कराए जाएंगे। तब तक के लिए जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया है कि त्योहारों को देखते हुए ये कार्यक्रम रद्द किए गए हैं और इनको आगे उनको पोस्टपोन किया गया है। दिसंबर माह के फर्स्ट वीक में ये किए जाएंगे और उद्देश्य यही है कि अभी सभी को एकजुट करना है। सभी समाज के जो लोग उत्तराखंड में रहते हैं, सभी क्षेत्र के लोग, चाहे वो बिहार के लोग हों, चाहे पूर्वांचल के लोग हों, चाहे वो अन्य जाति धर्म के लोग हों, उनकी संस्कृति है और उनके जो त्योहार है उनमें भी शरीक हों और उनको भी मनाया जाए। इसी वजह से ये कार्यक्रम अभी स्थगित किए गए हैं और जल्द ही इनकी रूपरेखा तैयार कर इसके लिए जो संगठन की ओर से जो वरिष्ठ नेताओं का जो पैनल तैयार किया गया था, जिम्मेदारी जिनको दी गई थी, और उनको फिर से उसको और बेहतर ढंग से किया जाएगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए। उधर बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे और कपाट बंद होने की घोषणा के बाद भी धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ में कमी नहीं आ रही है। धाम में आने वाले लोगों की भीड़ कुंभ में मेले जैसी दिखाई दे रही है। तस्वीरों में देखा भी जा सकता है कि धाम में कैसे भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। बता दें कि धाम के कपाट कल 3 बजे बंद कर दिए जाएंगे और कपाट खुलने से लेकर अब तक बद्री धाम में करीब 18,18,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर कपाट को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है शीतकाल के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो बद्रीनाथ धाम में बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए उमड़ा हुआ है। और शीतकाल के लिए आपको बता दें कि कल 3 बजे कपाट को बंद कर दिया जाएगा और ऐसे में बद्रीनाथ धाम से ये तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और ऐसे में लोग भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद अब बद्रीनाथ धाम के कपाट भी कल शनिवार को 3:33 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। और इससे पूर्व खुशगवार मौसम के चलते बद्रीनाथ धाम में श्री हरि नारायण भगवान के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जगत पालनहारी भगवान बद्री विशाल के प्रति श्रद्धालुओं की अगाध आस्था का प्रतीक है। जैसा कि तिराही से लेकर मंदिर के सिंह द्वार तक श्रद्धालुओं की लंबी कतारें इस बात को बयां करती है और पूरी तरीके से श्रद्धालुओं से बद्री विशाल का जो परिसर है वो गुलजार है। अभी तक 18,18,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं।
तो आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट कल अपराह्न शनिवार के दिन 3:33 पर बंद कर दिए जाएंगे। दरअसल गंगोत्री यमुनोत्री के धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं, तो ऐसे में अब बद्री विशाल के भी कपाट बंद करने की बात सामने आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। संजय कुंवर हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। संजय, यहाँ पे तस्वीरें बयां करती हैं कि भले ही ऐलान हो चुका है कि बद्री विशाल के कपाट शनिवार के दिन 3 बजे बंद हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए अब से लगभग 24 से 25 घंटे का जो समय बाकी है भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने में। कल ठीक अपराह्न 3:33 पे धाम के कपाट जो है बंद होने, लेकिन जिस तरह से लगातार पिछले 24 घंटे से श्रद्धालुओं का यहाँ पे सैलाब उमड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि पूरी बद्रीपुरी में कुंभ का मेला का आयोजन हो रहा है। तो ये सब जो है भगवान बद्री विशाल के प्रति लोगों की अगाध आस्था का ही एक उदाहरण दिखाई दे रहा है। और आज जबकि पंच पूजा का चौथा दिन है और आज का दिन धाम में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। जो भगवान बद्री विशाल की अर्धांगिनी है महालक्ष्मी, उनका आज आह्वान किया जाता है और इस अवसर पे मंदिर परिसर में जो है कड़ाई प्रसाद उत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। इसको जो मुख्य दर्शन के लिए ही यहाँ पे श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है और ये भीड़ जो है कल 3:30 बजे तक जो है बद्रीनाथ धाम में लगातार बढ़ती रहेगी, क्योंकि कल भगवान बद्री विशाल का जो है निर्वाण दर्शन होना है। किसी भी तरह का श्रृंगार भगवान का नहीं किया जाएगा, बिल्कुल निर्वाण दर्शन भगवान के कल कराए जाएंगे और दिन भर भगवान बद्री विशाल का कपाट, जब तक कपाट बंद नहीं होते तब तक प्रक्रियाएं चलती रहेंगी मंदिर की पूजा की। और मंदिर जो है लगभग पूरे 3:33 तक खुला रहेगा जब तक कपाट बंद न होगी। बिल्कुल, ऐसे में अगर देखा जाए तो कपाट कल बंद हो जाएंगे शनिवार को, लेकिन उसके साथ साथ श्रद्धालुओं का तांता अभी भी लगा हुआ है। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो संख्या है यहाँ पर श्रद्धालुओं के, संजय कुंवर, उस बाबत अगर तो कल कपाट बंद होने के बाद भी अगर श्रद्धालु पहुँचते हैं तो फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी रहेगी या फिर उनके हाथ निराशा ही लगने वाली है? जी देखिए, जिस तरह से बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का जो कार्य चल रहा है उसके चलते जो है मंदिर समिति की कई बड़े होटल धर्मशालाएं जो है इसमें जो है इसमें जो सेवा का जो श्रद्धालुओं के लिए बंद पड़ी हुई है, क्योंकि इस दौरान जो है 1 किलोमीटर के दायरे में मास्टर प्लान का कार्य चल रहा है। बावजूद इसके पांडुकेश्वर में और जोशीमठ में लगभग 20,000 श्रद्धालुओं के रहने और खाने की उचित व्यवस्था है। साथ ही डीकेटीसी में भी यहाँ पे उचित प्रबंध किए हुए गए। आईटीबीपी और सेना सहित जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी यहाँ पे भंडारे लगाए गए हैं। तो 3:33 में कपाट बंद होने हैं, तो आराम से श्रद्धालु जो है अपने गंतव्य की ओर वापस आ सकते हैं, पांडुकेश्वर की ओर वापस आ सकते हैं और जोशीमठ की ओर वापस आ सकते हैं शाम को। जी चलिए, शुक्रिया संजय कुमार इस सारी अपडेट के लिए। उधर रुड़की के मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव की अभी कोई घोषणा नहीं हुई है, फिर भी बीजेपी में दावेदारों की लंबी सूची नजर आने लगी है। बता दें कि उपचुनाव के लिए चुनाव लड़ने के दावेदारों में 25 सालों से बीजेपी के मुस्लिम नेता अनीस गौड भी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जहां पर वे अपने जिला पंचायत कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों का भरोसा देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मंगलौर एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर अगर किसी मुस्लिम नेता को टिकट दिया जाता है तो बीजेपी ये सीट जीत सकती है। हरिद्वार में बीजेपी सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। इस दौरान लोकसभा चुनाव की तैयारियों और प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए चर्चा की गई है और इस दौरान पोखरियाल निशंक ने बूथ कार्यकर्ताओं को काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। आपको पता ही नहीं चलता आप दिल्ली का देहरादून, आपको पता ही नहीं चलता आप फ़ोन पर बात करते करते आप देहरादून पहुंच जाते हैं। यहाँ से कुमाऊं हो, यहाँ से रुड़की हो, यहाँ से बिजनौर हो, यहाँ से लक्सर हो, तो यदि आप देखेंगे तो सड़कों का जाल बिछ गया है और विकास बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं हरिद्वार के लोगों को बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ कि हरिद्वार इस जनपद जो पहले उत्तर प्रदेश में होता था, पर्वतीय क्षेत्र के हिस्से में नहीं था, लेकिन जब राज्य अलग हुआ तो उस समय बहुत कोशिश करने के बाद हमने, जिसमें मैं पर्वतीय विकास मंत्री था उत्तर प्रदेश में,